पहली बार मुख्यमंत्री विजय ने दिखा दिए अपने तेवर। मोदी और अमित शाह के ड्रीम बिल पर सीधा सीधा कट्टम कुट्टा यानी कि कैंसिल का निशान लगाकर उसे रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों अगले 10 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि 10 दिन बाद 20 तारीख से शुरू होने वाला है संसद का मॉनसून सत्र। और ये मॉनसून सत्र शर्तिया बहुत ही जबरदस्त हंगामेदार रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से उस परिसीमन बिल को लाने की तैयारी की जा रही है जो पिछली बार 2-3 महीने पहले गिर गया था। दोस्तों कहा जा रहा है कि क्योंकि अलग अलग पार्टियों में तोड़फोड़ मचाई जा चुकी है, तो अब उसके पास 2/3 बहुमत के करीब वो पहुंच गई है। लेकिन जब ये बातें हो ही रही थी, तभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय, जिनको लोग थलापाती भी कहते हैं, उन्होंने डायरेक्ट अल्टीमेटम दे दिया है कि वो किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देंगे। दोस्तों ऐसा करके विजय ने कैसे पहली बार डायरेक्टली मोदी और अमित शाह, या फिर ये कह ले कि केंद्र सरकार को आंख दिखाई है जो अब तक वो करने से बच रहे थे, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। और विजय का ये ऐलान कैसे देश की मौजूदा परिस्थिति और पॉलिटिकल सिनेरियो बदल सकता है, ये भी मैं आपके सामने रखती हूँ। दरअसल दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ी रैली विजय की थी। इस रैली में उन्होंने वैसे तो बहुत सी बातें बोली, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात करूर की अपनी इस रैली में उन्होंने बोली वो ये बोली कि जो भी पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन का बिल लेकर आने वाला है, डिलिमिटेशन यानी परिसीमन यानी वो बिल जिससे क्या होगा, तमाम राज्यों की सीटें बढ़ने वाली हैं। करीब 800 से ज्यादा सीटें हो जाएंगी लोकसभा की, जिसमें कहा जा रहा था, दक्षिण भारत के राज्यों के लिए बोला जा रहा था कि भाई ये बिल जो है हमारे हित में नहीं है, इससे दक्षिण भारत के राज्यों का जो से है वो कम हो जाएगा। इसको लेकर विजय का क्या स्टैंड है अब तक क्लियर नहीं था। स्टालिन ने तो अपना स्टैंड पहले से क्लियर करके रखा हुआ है। विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने वो बिल फाड़ दिया था, उस वक्त आग लगा दी थी उसमें। लेकिन अब विजय ने करूर की अपनी इस रैली में साफ तौर पर ऐलान किया कि वो डिलिमिटेशन बिल जो लोकसभा में पिछली बार अप्रैल में गिर गया, किसी भी हाल में उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर यह कह दिया गया दोस्तों कि nobody can take away our place and we will not allow it। कोई भी हमारा स्थान नहीं ले सकता, हम किसी को भी ये होने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे। दोस्तों क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन बिल है ना, परिसीमन वाला बिल, इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। पिछली बार भी तो यही हुआ था, याद कीजिए क्या हुआ था। महिला आरक्षण में संशोधन के नाम पर लाई सरकार बिल। महिला आरक्षण का संशोधन थोड़ी था वो, बेसिकली वो संविधान संशोधन था, क्योंकि सरकार ने कहा कि महिला आरक्षण तो हम दे ही नहीं सकते जब तक हम सीटें नहीं बढ़ा सकते। सीटें बढ़ाने के लिए हमको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तो वो संविधान संशोधन बिल था महिला आरक्षण की आड़ में। तो अब भी वही तैयारी की जाएगी। फर्क क्या आ गया कि एनडीए को ये लगता है कि भाई इसमें तोड़फोड़ की वजह से सीटें उसकी बढ़ गई हैं। तो दोस्तों इसको लेकर विजय ने कहा, आई एम ऑल्सो हेयरिंग दैट डिलिमिटेशन विल बॉट बैक, नो मैटर हु ब्रिंग्स इट, तमिलनाडु विल नॉट एक्सेप्ट इट। मैं ये सुन रहा हूं कि परिसीमन वाला बिल दोबारा लाया जा सकता है, चाहे कोई भी लाए, तमिलनाडु ये बर्दाश्त नहीं करेगा। विजय ने पहली बार अपना एक स्टैंड क्लियर किया है। अच्छा एक और दिलचस्प चीज है दोस्तों, डीएमके यहां पाला बदल सकती है, क्योंकि डीएमके का कांग्रेस से अब गठबंधन टूट गया है। और डीएमके के अंदर हार के बाद, एमके स्टालिन की पार्टी में हार के बाद एक सुगबुगाहट है कि भाई अब सेंटर से बात करनी चाहिए, केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा दूरी ठीक नहीं है। तो एक ये भी है कि भाई हमारी पार्टी भी ना टूट जाए। तो एक राय डीएमके के अंदर ये भी है कि चलिए इशू बेस्ड हम समर्थन दे देते हैं, क्योंकि डीएमके के सांसदों ने बहुत विरोध किया था अप्रैल में, काले कपड़े पहन के आए थे सब। और उस वक्त डीएमके के सांसदों ने कहा था लिख के दीजिए आप कि आप सारे राज्यों में 50% बढ़ाएंगे, ये नहीं कि उत्तर भारत में बढ़ा दिए ज्यादा क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा बड़ी है और हमारे साथ आपने भेदभाव कर दिया। तब अमित शाह ने कहा था मैं लिख के देने को तैयार हूं। अब ऐसी जानकारी है कि इस बार जब बिल लाएगी सरकार तो उसमें लिख देगी 50% सबकी बढ़ेंगी, तमिलनाडु में भी 50% बढ़ेंगी, यूपी में 50% बढ़ेंगी। लेकिन इसमें कैच है। कैच ये है दोस्तों, अगर 50% बढ़ी तो यूपी का 50% तो तब भी ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि वहां ऑलरेडी ज्यादा है 80। तो तमिलनाडु का तो 50% तब भी कम रहेगा ना। ऑन एन एवरेज जो रेशियो है वो तो अभी भी उसमें फर्क है ना। क्यों? क्योंकि जनसंख्या का फर्क है। यही दलील है। अब पॉइंट ये है कि एमके स्टालिन जब मुख्यमंत्री थे अप्रैल में, जब तमिलनाडु में चुनाव नहीं हुए थे, तो एमके स्टालिन की अगुवाई वाली सरकार ने जो विधानसभा है उसमें प्रस्ताव पारित किया था। ऐसा करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य था। तो जब तमिलनाडु में मुख्यमंत्री रहते हुए एमके स्टालिन ने प्रस्ताव पास करवा दिया है ना, तो फिर विजय पॉलिटिकली एमके स्टालिन को घेरेंगे। देखिए अप्रैल में तो ये प्रस्ताव पार करवा रहे थे और अब ये चुनाव हार गए, तो ये
केंद्र सरकार के करीब हो गए और तमिलनाडु के हितों के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया और देखिए अप्रैल में ये बिल आग लगा रहे थे बिल में और अब ये समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसा करके एक्चुअली में उन्होंने अपने राज्य के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी, जो मुख्य विपक्षी दल है एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके, उसको मुश्किल में डाल दिया है। और अगर डीएमके मुश्किल में आई पॉलिटिकली, उसको लगा कि भाई किसी भी तरह से इस बिल का समर्थन करना उसके लिए पॉलिटिकली हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आज वो विपक्ष में है ना, आगे जिंदगी भर थोड़ी विपक्ष में होना चाहिए, कभी तो सत्ता पक्ष में आना चाहिए, तो वो किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देगी। ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट कदम है। कैसे? देखिए, विजय के पास खुद तो सांसद है नहीं, विजय का तो पहला चुनाव होगा ना 2029 का लोकसभा चुनाव, पहला तो विधानसभा चुनाव लड़ा उन्होंने, तो उनके पास तो एक भी सांसद नहीं है। लेकिन डीएमके के पास कितने सांसद हैं? 22 सांसद हैं लोकसभा में। राज्यसभा में कितने हैं? 10 सांसद हैं। तो डीएमके के पास तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। अभी दोस्तों क्या हुआ है, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी में तोड़फोड़ मचाई गई है ना, उसके अलावा तोड़फोड़ कहां मचाई गई? उद्धव ठाकरे की पार्टी दोबारा तोड़ दी गई। तो इतनी तोड़फोड़ मचाने के बाद भी अभी भी 2/3 बहुमत से 41 सीटें कम हैं एनडीए के पास। कैसे? एनडीए के पास अभी है 319 सीटें, ये जो टीएमसी के बागी हुए और उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी उसको जोड़ के भी, ठीक है, इसमें 79 उसके सहयोगी हैं और भाजपा के पास 240 है, मतलब सहयोगी बढ़ गए ना उसके। लेकिन बीजेपी को ये उम्मीद है, एनडीए को ये उम्मीद है कि भाई जो 22 सांसद है ना डीएमके के, वो इशू बेस्ड समर्थन दे सकते हैं। लेकिन अगर राज्य की पॉलिटिक्स में डीएमके को फंसा दिया विजय ने, तो फिर डीएमके इशू बेस्ड समर्थन देने से भी हिचकेगा, बचेगा, और यही अमित शाह और नरेंद्र मोदी का खेल हो जाएगा खराब। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर डीएमके समर्थन दे देता है तो फिर विजय घूम घूम के अगले 5 साल तमिलनाडु में बताएंगे, देखिए इन्होंने तमिलनाडु के हितों के साथ टकराव किया, हम तो आपके हितों के लिए लड़ रहे थे जबकि हमारे पास एक भी लोकसभा सीट नहीं थी। तो ये देखिए कितना तगड़ा खेल खेला है विजय ने। अच्छा, विजय के लिए लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकली इमेच्योर हैं, तुक्के में जीत गए, लेकिन जिस तरह के वो फैसले ले रहे हैं ना वैचारिक तौर पर अगर उनको देखो, और जिस तरह का वो परसेप्शन बना रहे हैं मीडिया में, मीडिया भी मैनेज कर रखी है भाई, आजकल तो मीडिया मैनेज सभी कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। उस हिसाब से मैं कहूंगी विजय जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, अगले 2-3 साल इन्होंने ऐसे ही टिक्के राजनीति कर ली तो ये तो लंबी रेस के घोड़े हैं। तमिलनाडु छोड़िए, देश की पॉलिटिक्स में बहुत निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। तमिलनाडु के लिए एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, तमिलनाडु बहुत लंबे वक्त तक केंद्र की पॉलिटिक्स में अपनी भूमिका दर्ज कराता रहा है। यूपीए सरकार के दौरान एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके, उसका बकायदा गठबंधन था यूपीए में, उसके कोटे के मंत्री बने हैं, ए राजा मंत्री थे, याद कीजिए, बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा था, वो जेल चले गए थे बाद में, फिर उसके बाद बरी हो गए थे, अभी भी सांसद है। अब दोस्तों ये सब विजय ने कब किया है? ठीक लोकसभा सत्र के 10 दिन पहले। अब आप सोचिए, कहने को विजय के पास एक भी लोकसभा की सीटें नहीं है, राज्यसभा का सांसद भी नहीं है, लेकिन उन्होंने करीब 22 लोकसभा की सीटें और 10 राज्यसभा की सीटों वाली डीएमके को दिया है फंसा। अब डीएमके समर्थन देती है तो राज्य की पॉलिटिक्स कैसे करेगी, और डीएमके अगर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स नहीं करेगी तो कहां की पॉलिटिक्स करेगी? डीएमके तो स्थानीय दल है, कोई उसको पश्चिम बंगाल में जाके चुनाव तो लड़ना नहीं है, ना वो त्रिपुरा में जाके चुनाव लड़ सकती, ना वो राजस्थान में चुनाव लड़ सकती। अगर डीएमके यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करेगी तमिलनाडु में, तो वो तो आम आदमी पार्टी की तरह भी नहीं है ना कि पंजाब में जाके लड़ लेगी, गुजरात में जाके लड़ ले। उसके पास तो बिल्कुल आधार ही तमिलनाडु का है, और वहां अगर उसने ऐसा कोई भी कदम उठाया जो उसके पूरे वैचारिक स्थितियां खराब कर सकता है, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स उसकी खराब कर सकता है, तो फिर वो समर्थन नहीं देगी, और फिर समर्थन नहीं देगी तो फिर ये जो संविधान संशोधन बिल लाया जा रहा है फिर से गिर सकता है, या फिर सरकार को लगे तो वो पेश ही नहीं करेगी, क्योंकि एक बार गिर चुका है सरकार का बिल अप्रैल में, और ऐसा 12 साल में पहली बार हुआ है कि सरकार का बिल गिरा है, तो सरकार इस एम्बैरेसमेंट से बचेगी। तो कुल जमा बात ये भी कह सकते हैं कि लोकसभा सत्र के ठीक 10 दिन पहले विजय ने खेल दिया है बड़ा दाव। पहला दाव, पहली बार उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को डायरेक्ट आंख दिखाई है कि हम बिल पास नहीं होने देंगे, तमिलनाडु के हितों के साथ टकराव नहीं होने देंगे। दूसरा, मोदी और उनकी सरकार को जो राहत देने की स्थिति में आ सकते थे डीएमके, एमके स्टालिन की पार्टी, उनको भी फंसा दिया है। अब दिलचस्प देखिए दोस्तों, एमके स्टालिन का जो गठबंधन है अब कांग्रेस के साथ नहीं है, दोनों के रिश्ते भी खट्टे हो चुके हैं। डीएमके वाले कह रहे हैं हमको इनके साथ भी नहीं बैठना लोकसभा में, लेकिन ना चाहते हुए भी अगर उनको डिलिमिटेशन वाले इस बिल में या संविधान इसको लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल लाया जाएगा उसमें समर्थन करना पड़ जाए, अगर करना पड़ गया तो फिर गाहे बगाहे इनडायरेक्टली उनको
मतलब उसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना ही पड़ेगा, चाहे वो उसकी मीटिंग में शामिल होना हो। आपको विजय का एक खेल कैसा लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।